इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपकर अपनी हार छुपाना चाहते हैं। उनको पता है वो बुरी तरह से बिहार चुनाव हार रहे हैं, तो वो अपने हार का आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था अपने नियम, कानून, कायदों से काम कर रही है। देश में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। तो राहुल गांधी जी का कोई लेना देना नहीं है, वो तो घूमने फिरने वाले आदमी है। अभी कहीं सुदूर समुद्र तट पे बैठे होंगे, कभी कोलंबिया, कभी ब्राजील, पता नहीं आज कोई दूसरा देश होगा, तो वो घूम रहे हैं। वो जो उनके पास जो अतिरिक्त धन है उसका व्यय करके दुनिया देख रहे हैं। पर भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका राहुल गांधी के कथन से कोई लेना देना नहीं है। और देश में कोई भी, आप इलेक्शन कमीशन को तो छोड़ दीजिए, स्वयं कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, उनको एक मजाक के रूप में लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो बहुत बड़ी चीज है, स्वयं कांग्रेस के नेता ही उनको सीरियसली नहीं लेते। So Congress is leading party of BJP. देखिए, जयराम रमेश ABCD कर करके इन्होंने कांग्रेस को 44 पे पहुंचा दिया था। अभी ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि 44 से नीचे कैसे पहुंचाए। ये वही व्यक्ति है जो इलेक्शन कमीशन पे जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं। एक जीवन में एक नॉमिनेशन का पेपर नहीं भरा, चुनाव एक देखा नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में कक्षा के मॉनिटर का चुनाव नहीं जीता है, वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। तो ये सब नॉन सिंसियर, नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस हैं, जो just for the sake of giving a statement, they used to give statement. They doesn't have any sense before making any statement. What is the proof? Mr. Ramesh, what is your proof? Show me. When election commission had asked you to come and submit the affidavit, why you were hiding? Why your leaders were hiding? I can also make a counter blame. And this is the same election commission under whose jurisdiction Congress party won the Karnataka election, Telangana election, Himachal election. Is that the B party of Congress party at that point of time? What kind of questions and allegations he is raising? He is a non-serious, non-sincere politician. He just, to make himself relevant, he makes these kind of statements and allegations. So Nitish Kumar is unfit to become or contest the election as chief minister. देखिए, नीतीश कुमार तो बिहार को चला रहे हैं, बिहार में सुशासन चल रहा है, पर जंगल राज वाले, परिवारवाद वाले, भैंसों और गायों का चारा खा जाने वाले, लैंड जॉब फॉर लैंड का स्कैम करने वाले हमेशा के लिए अनफिट हो चुके हैं। नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी करने से पहले तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए कि उनका परिवार पूरी तरह से बिहार से नकारा जा चुका है। भले ही वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, भले ही वो उससे पहले का विधानसभा चुनाव हो, तेजस्वी यादव अपने घर के लीडर बन नहीं पा रहे। उनका खुद का बड़ा भाई उनको नेता नहीं मानता है। उनको एक नाकामयाब और बेकार विधायक मानता तेजस्वी यादव का स्वयं का बड़ा भाई, रियल ब्रदर। तो वो किसी के बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने सुशासन का काम किया। जो बिहार जंगल राज का पर्याय बन गया था, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था, परिवारवाद का पर्याय बन गया था, गैंगवार्स का पर्याय बन गया था, उस सब को खत्म करके नीतीश कुमार जी आज बिहार को उस स्तर पर लाए हैं कि बिहार में लोग निवेश कर रहे हैं। बिहार में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से पहले टाइम नहीं देखते हैं। पहले तो 6 बजे के बाद बिहार में कोई जा नहीं सकता था एक जगह से। हमने वो बिहार अभी तक भूले नहीं है। तो नीतीश कुमार जी के बारे में टिप्पणी करने से पहले तेजस्वी यादव अपने गिरेबान में झांके। Of burqa-clad women, and Congress is slamming this by saying that BJP is against playing the. What is wrong in this? अगर इलेक्शन कमीशन पारदर्शी तरीके से वोटिंग कराने के लिए अगर महिला का पहचान करती तो इसमें क्या गलत है? क्यों कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति का हथियार अपना उठा लेती है?
तुष्टीकरण की राजनीति देश से समाप्त हो चुकी है। क्या हिंदू महिला मुंह पे चुन्नी बांधकर, सिर्फ आंखें दिखाकर सिर्फ वोट देने जा सकती? क्या उसका पहचान के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। तो जो पहचान के लिए चुनाव आयोग अपने जो नॉर्म्स स्थापित करेगा, वो नॉर्म्स किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होते, वो नॉर्म्स हर मतदाता के लिए होते हैं। बिहार में जंगल राज चल रहा है 15 साल इन द लालू एंड राबड़ी regime। देखिए, लालू यादव और उनके परिवार ने जब बिहार का सत्ता संभाली तो उन्होंने परिवारवाद को बढ़ाया, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, उन्होंने बिहार को नीचे लाने का काम किया। पर पिछले 15 साल से 20 साल से बिहार एक पुनः अपने सुशासन के दौर में आ रहा है। जो नित्यानंद जी ने कहा है कि जो लालू यादव जी ने काम किया था, अपने सिर्फ गायों और भैंसों का चारा खाने का काम किया, जॉब फॉर लैंड स्कैम का काम किया, और बिहार में सिर्फ खबरें आती थी गैंगवार्स की, भ्रष्टाचार की और परिवारवाद की। So Tamil Nadu, everybody has been saying that Vijay should take more responsibility, accountability, and DMK CM's challenge. In the same way, we are following the norms. देखिए, डीएमके और विजय दोनों को सामने आके डीएमके को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा प्रशासनिक लैप्स हुआ कैसे। इतनी बड़ी गैदरिंग हुई तो वहां पर जब इस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं बड़ी गैदरिंग्स के कि भाई भगदड़ मचे तो किसी की जान हानि का नुकसान ना हो, तो डीएमके पूरी तरह से प्रशासनिक लैप्स के लिए जिम्मेवार है। और दूसरा, विजय जिसने इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया, वो बाहर आके कम से कम मृतक परिवारों के प्रति सहानुभूति तो व्यक्त करें और अपनी जिम्मेवारी लें कि भाई उनके पार्टी के बैनर तले इतनी बड़ी गैदरिंग हुई और वो जिम्मेवार है इस रॉन्ग डूइंग के लिए। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप करके लिपापोती कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि 40 परिवारों ने अपने परिवार के लोगों को, 40 से ज्यादा परिवारों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। सैकड़ों लोग अभी भी घायल हैं, अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। जिम्मेवारी तो दोनों को लेनी ही पड़ेगी।